हाय एवरीवन, विवेक गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। फिर उसी चैप्टर पे हम पहुंचते हैं। चैप्टर नंबर 3, इंडियन इकोनॉमी, रमेश सिंह की किताब का इवैल्यूएशन और इल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। और उसमें हम लोग ये बात करने वाले हैं कि क्यों हमने इंडस्ट्री को प्राइम मूविंग फोर्स रखा आज़ादी के बाद, क्यों नहीं एग्रीकल्चर को रखा। जैसा कि मैंने चाइना का एग्जाम्पल दिया, जो चाइना आगे निकल गया, हम क्यों नहीं आगे निकल पाए, तो उसकी हम बात करेंगे। Looking at the resources available, agriculture would have seen the obvious choice as the prime moving force of the economy, cultivatable land and the human power. मैंने भी इसके पहले भी वाली वीडियो में मैंने यही बात बताई थी कि जब हमारे पास फर्टाइल लैंड था, ह्यूमन रिसोर्स था, उनको किसी भी चीज़ की ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं थी, तो इसके बाद भी हमने प्राइम मूविंग फोर्स को क्यों नहीं रखा, एग्रीकल्चर को हमने क्यों रखा, इंडस्ट्री को। तो आंसर देखो। But as Indian agriculture was using traditional tools and technology, its modernization as well as future mechanism would have been blocked due to the lack of indigenous industrial support. प्रॉब्लम ये थी ना उस ज़माने में कि इंडस्ट्रियल सपोर्ट नहीं था और हम एग्रीकल्चर में ट्रेडिशनल टूल को यूज़ कर रहे थे। हमारे पास कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि जो हम एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज कर सकें। If India would have gone for import, this would have required enough foreign reserve and a nature dependence on foreign countries. और अगर हम एग्रीकल्चर के लिए अगर हम उसको मॉडर्नाइज करते तो हमें उन टूल्स की ज़रूरत पड़ती, तो उसको भी हमें इंपोर्ट करना पड़ता, और जब हम उसे इंपोर्ट करते तो हमें फॉरेन रिजर्व चाहिए होता। फिर वही बात होती कि हमारी डिपेंडेंसी फॉरेन कंट्रीज़ के ऊपर फिर से हो जाती। बाई चूजिंग इंडस्ट्री एज द प्राइम मूविंग फोर्स, इंडिया ऑप्टेड टू इंडस्ट्रीज द इकोनॉमी एज वेल एज मॉडर्नाइज द ट्रेडिशनल मोड ऑफ फार्मिंग। मतलब डबल गेम खेलने का प्रयास हमने किया कि हम अपने इंडस्ट्री को भी स्टार्ट करेंगे, साथ ही साथ उसके थ्रू जो है हम अपने एग्रीकल्चर को भी क्या करेंगे, आगे लेके जाएंगे। अब ऐसा क्यों हुआ? द डोमिनेंट आइडियोलॉजी अराउंड द वर्ल्ड एज वेल एज इन द वर्ल्ड बैंक एंड IMF वॉज इन फेवर ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एज a means to faster growth which could be translated into faster development। क्योंकि उस जमाने में अगर हम बात करते हैं तो वर्ल्ड बैंक और IMF का भी जो फोकस था, वो डोमिनेंट जो आइडियोलॉजी थी वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ थी, ग्रोथ और डेवलपमेंट के मामले में। दैट्स वाई वी अडॉप्टेड इंडस्ट्री। Some was the case with the development economies. It was possible not only to industrialize faster and these support of the organization, but there was a hope of emerging as an industrial exporter in the future। क्योंकि ऐसा हमें लग रहा था कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हो सकता है कि हम इंडस्ट्री वाली चीज़ों में एक्सपोर्टर भी बन जाएं और साथ ही साथ हमारा जो है जो एग्रीकल्चर है, जो हमारा बेस है, वो मॉडर्नाइज भी हो जाए। ठीक है। द सेम काइंड ऑफ सपोर्ट वॉज नॉट ऑफर टू एन इकोनॉमी दैट ऑप्टेड फॉर एग्रीकल्चर एज द प्राइम मूविंग फोर्स। और उसी समय वो कंट्री जो कॉलोनी थी, गुलाम थी, जो ब्रिटेन से आज़ाद होने के बाद, जैसा कि एग्जांपल चाइना का है, अगर उन्होंने एग्रीकल्चर को अडॉप्ट किया तो ये इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन थे उनको किसी भी तरीके का पैसा नहीं देते थे या किसी भी तरीके का सपोर्ट नहीं देते थे। क्योंकि आपको तो ये बात पता है कि अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो वो ज़्यादा यूरोप और अमेरिका के पास ही था, ठीक है ना, और उन्हीं का बनाया हुआ वो ऑर्गेनाइजेशन था। तो इस फेवर में हमने ऐसा काम किया। बेसिकली गोइंग फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर वॉज कंसिडर्ड अ सिंबल ऑफ बैकवर्डनेस एट दैट टाइम। कि अगर हम मान लो एग्रीकल्चर की तरफ जाते तो उस समय ये माना जाता कि हम बैकवर्डनेस की तरफ जा रहे हैं। तो द पॉलिटिकल लीडरशिप वांटेड टू कैरी इंडिया अहेड एंड नॉट इन द बैकग्राउंड डायरेक्शन, इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। कि वो बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाना चाहते थे, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते थे। इट वॉज ओनली इन द 1990s दैट द वर्ल्ड एंड द
वर्ल्ड बैंक एंड IMF चेंज इट्स ओपिनियन रिगार्डिंग एग्रीकल्चर सेक्टर। बात अलग है कि 1990 के बाद जो वर्ल्ड बैंक है, IMF है और जो वर्ल्ड की लीडिंग कंट्रीज़ हैं यूरोप और अमेरिका, उन्होंने एग्रीकल्चर के बैकवर्डनेस के मामले में अपने ओपिनियन को चेंज कर दिया और 1990 के बाद जो है लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट कर दिया और मार्केट की एंट्री बहुत ज़्यादा बढ़ा दी और सर्विस सेक्टर का रोल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रोल जो है वो क्या हो गया, ज़्यादा बढ़ गया। अच्छा, उस समय की बात करें तो द सेकेंड वर्ल्ड वॉर हैज़ प्रूव्ड द सुप्रीमेसी ऑफ डिफेंस पावर। और द्वितीय विश्व युद्ध जो 1945 में ख़त्म हुआ था तो उसने ये क्लियर कर दिया था कि जो डिफेंस है वो जिसका स्ट्रांग होगा वही सुप्रीम होगा। तो फॉर डिफेंस कंट्री नीड नॉट ओनली द सपोर्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बट ऑल्सो इंडस्ट्रियल बेस। और अगर आपको डिफेंस चाहिए, आज तक चाइना ने अपना एक जेट इंजन नहीं बनाया, इंडिया की तो बात ही छोड़ दो, आज की बात कर रहे हैं। तो हमेशा ये बात याद रखो कि अगर डिफेंस अगर सुप्रीमेसी है तो उसके लिए आपको टेक्नोलॉजी और साइंस की ज़रूरत पड़ेगी और बिना वो इंडस्ट्रियल बेस की हो नहीं सकता था। अच्छा, इंडिया ऑल्सो रिक्वायर्ड अ पावरफुल डिफेंस बेस फॉर हर सेल्फ एज अ डेटरेंट फोर्स। उसको फोर्स भी चाहिए थी बाई ऑप्टिंग फॉर इंडस्ट्रीज एज द प्राइम मूविंग फोर्स ऑफ द इकोनॉमी। इंडिया ट्राई टू सॉल्व मेनी चैलेंजेस साइमल्टेनियसली। फर्स्ट, इंडस्ट्री विल गिव फास्टर ग्रोथ, कि पहला जब हम इंडस्ट्री बना लेंगे तो वो ग्रोथ देगा। सेकंड, एग्रीकल्चर विल मॉडर्नाइज इन टाइम, कि हम ट्रेडिशनल बेस एग्रीकल्चर कर रहे हैं वो मॉडर्नाइज भी होगा। एंड थर्ड, द इकोनॉमी विल एबल टू डेवलप इट्स ओन डिफेंस अगेंस्ट द एक्सटर्नल थ्रेट, कि जो भारत है वो अपना खुद का एक डिफेंस बनाएगा जो कि एक्सटर्नल थ्रेट से हमें क्या करेगा, बचाएगा। तो बाई द टाइम इंडिया गॉट हर इंडिपेंडेंस, द माइट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन was already proven and there were no doubt regarding its efficiency। तो आप उस समय के लीडर की इफिशियंसी के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते। अगर कोई लगाता है तो मैं ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि उसको कुछ नहीं आता है। Given above are some of the important reasons that work to make Indian political leadership go in favor of industry as the economy prime moving force, कि इकोनॉमी में इंडस्ट्री को प्राइम मूविंग फोर्स बनाया। Probably the resources related and temperament realities of the India got marginalized in the hope and wish of a future industrialized and developed India. It is yet impossible to conclude whether the economy has complete failed to do so। अब बात यहीं पे ख़त्म हो जाती है कि हम इस चीज़ को कंक्लूड नहीं कर सकते हैं। सबके अपने अपने विचार हैं, सबके अपने अपने बहस हैं, लेकिन अगर हम फैक्ट की बात करें तो फैक्ट ये था, ठीक है ना, कि क्यों हम फेल हो गए इंडस्ट्री के मामले में। एक्सपर्ट हैव डिवाइडेड ओपिनियन ऑन द इशू और आज तक उसके ऊपर डिबेट चल रहा है, ठीक है। बात अलग है कि सबके अपने अपने बहस हो सकती है, सबके अपने अपने विचार हो सकते हैं, ठीक है, बट वी हैव टू बी गो ऑन द फैक्ट्स, कि हम फैक्ट्स पे जाएं तो ज़्यादा बेटर है। और ये प्लस माइनस दोनों की बातें मैंने की है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, दिस इज विवेक गुरुजी, बाय बाय।